मीडिया को देखेंगे ना, तो मीडिया जो गोदी मीडिया है या जो कह लीजिए कि मनु मीडिया है, ये मीडिया ऐसे लोगों को ही कह लीजिए तवज्जो देती है जो मानसिक रूप से मोटे हों, दिमाग से मोटे हो। हमारे यहाँ बम्मड़ कहा जाता है उसको। गिरना पड़ा पहला पुतला पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का हम लोग फूंके, काफिला रोक करके फूंके, उसके बाद हम लोग जेल गए, लाठी का सब किए, तब जा करके ये हाईलाइट हुए हैं। नहीं, चंद्रशेखर रावण की हिस्ट्री क्या रही है? उनके पिताजी आरएसएस में, उनके चाचा आरएसएस में, ये भी एबीवीपी के सदस्य रहे हैं। शुरू में जो वीडियो आता था उसमें कलावा बांधे घूमते थे चंद्रशेखर, तो को अचानक नेम फेम मनी मिलने लगा। सरकार को भी लगा कि इसको आगे करके हम अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। जेल से इनको क्यों छोड़ा गया? जेल से इसीलिए शर्त पर छोड़ा गया कि आप जाइए अपना पार्टी बनाइए, वोट काटिए, बसपा का वोट काटिए। यहाँ गांव से हर घर से लोग दिल्ली मुंबई जा करके काम कर रहे हैं, चेन्नई जा करके काम कर रहे हैं, बेंगलोर जाके काम कर रहे हैं, और वहाँ जाके पेंट पॉलिश कर रहे हैं, 6x6 के कमरे में रह रहे हैं, मार खा रहे हैं, ट्रेनों में मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, उधर से बीमारी लेकर के आ रहे हैं, जवानी में घर छोड़ दें, अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं। और यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है? मंदिर मिल रहा है केवल। साथियों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पूर्वांचल सेना एक संगठन है जिसमें युवाओं को तैयार किया जा रहा है। कैसी तैयारी है, क्या विश्लेषण है, पूरा हम जानेंगे। पहले हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं उनका परिचय जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप है और गोरखपुर का मैं रहने वाला हूँ। हमारी संस्था है पूर्वांचल सेना और इसके माध्यम से हम समाज में काम कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस संगठन के? अध्यक्ष हैं। अच्छा, अध्यक्ष हैं जी, ठीक है। ये वो सेना है, ये जो बच्चे आपको स्क्रीन पे दिख रहे थे, ये वो बच्चे हैं जो SC ST OBC के वर्ग के लोग हैं, जिन लोगों को तैयार किया जा रहा है। और ये जो व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं, ये इकलौते ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने पूरे परिवार को तैयार किया है। आइए उस विषय पे पहले बात करते हैं। सर, सुनने में आया आपकी जो बहन है उनको भी मार्शल आर्ट सिखाया? हाँ, मेरी बहन नेशनल लेवल की बॉक्सर हैं। हाँ। और MPED कर चुकी हैं वो। अच्छा। अभी वो शादी भी हो गई उनकी। तो जैसे होता है ना कि शुरुआत आप अपने घर से करिए जी, ठीक है। लोगों को एम्पावर करना है या महिलाओं को बराबरी देना है, मंचों से बोलते हैं लोग, तो मुझे लगा कि घर से करना चाहिए। तो एक तो हमने अपनी बहन को बराबरी का हक अधिकार दिया है, दूसरे उनको भी बराबर की फैसिलिटी दी है कि जो भी करना चाहें वो करें। और मेरे उम्मीदों पर खरा उतरी हैं वो। उन्होंने बॉक्सिंग किया, फिर उसको समाज की लड़कियों को जाकर ट्रेनिंग भी करा रही हैं। अच्छा, मतलब जो बच्चियां हैं उनको भी तैयार वो कर रही हैं। और भी कोई है आपके घर में जिन्होंने बॉक्सिंग? हाँ, सभी मेरे घर में मतलब मार्शल आर्ट्स परिवार सीखे हुए हैं। मार्शल आर्ट का पूरा परिवार है, मतलब मार्शल आर्ट है जो इनके घर ही में रखा है। और उसको, मगर ये सुनिए, जो व्यक्ति जैसे क्या कहा जाता है ज्ञान रख के अपनी जेब में रखने को सोचता है, मगर इन्होंने उस ज्ञान को समाज में बांटने का, मतलब पे बैक, कांशीराम साहब ने कहा पे बैक टू सोसाइटी। तो पे बैक टू सोसाइटी में इन्होंने जो चीज़ सीखी वो लोगों में देने का काम किया। सर, इतना बड़ा डिसीजन लेना, कहीं ना कहीं कोई चोट होती है जिसके बाद ये आदमी सोचता है कि सबको मार्शल आर्ट आनी चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। इसका क्या रीज़न था? देखिए, शुरुआत तो वहीं से हुई कि मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमको लड़ना, हमारे हिस्से में लड़ाई है, या तो हम गुलाम बने रहें या लड़ें। तो लड़ना है तो मजबूत होना पड़ेगा जी। लेकिन ये जो मार्शल आर्ट्स है, इसका जब मैंने पहले तो मैंने लड़ाई के तर्ज पर इसको सीखना शुरू किया, लेकिन जब मैं इसके बारे में पढ़ा और जाना तब पता चला कि ये तो हमारे पूर्वजों ने ही इन्वेंट किया है। अच्छा। और ये हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है। मार्शल आर्ट्स एक ध्यान की विद्या है। अच्छा। जिसमें हम चल फिर करके ध्यान लगाते हैं और उस दौरान हम जो एक्शन करते हैं उसमें हम अपनी आत्मरक्षा करते हैं। जैसे अब ध्यान से मार्शल आर्ट्स को देखिएगा ना, तो उसका एक लय होता है। अच्छा। हमेशा लय में कार्य होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी कि आप बचाव में काम करते हैं। किसी भी मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी से आप पूछेगा तो उसको पहले डिफेंस सिखाया जाता है, पहले अटैक नहीं सिखाया जाता है। अच्छा। और ये फिलॉसफी आती है बुद्ध से। बुद्ध धर्म के प्रचार के समय जितने भी बुद्धिस्ट थे, वो जब प्रचार प्रसार के लिए बाहर जाते थे तो उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रास्तों का, उस कठिनाइयों को चुनौती देने के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट्स को सीखा, तैयार किया। जब ये लोग और इसका मठ कहाँ बना? शाओलिन में बना, जापान में। बोधिधर्मन जब यहाँ से पहुँचे शाओलिन मठ पे, तो वहाँ कोई मठ नहीं था, वहाँ हिप्पी लोग थे, वहाँ
नशे में दिन रात लोग रहते थे। और जो द्वीप है जहाँ शाओलिन मठ है, ओकिनावा द्वीप समूह, उस द्वीप पर आप देखिएगा तो उस पर चीन भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और जापान भी। तो जो उस द्वीप पे रहने वाले लोग थे उन लोगों को चीन से भी लड़ना पड़ता था, जापान से भी लड़ना पड़ता था, और वो इस स्थिति में नहीं थे, वो मारे जाते थे, उनकी महिलाओं का शोषण होता था। लेकिन जब हमारा धम्म वहाँ पहुँचा तो बोधि धर्म ने उनको ध्यान सिखाया और ध्यान से ही हाथ को ही हथियार का विस्तार बना दिया। उनको मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाई और वहीं पर सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स का मठ बना, जिसको शाओलिन टेम्पल के नाम से आज भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो ये मार्शल आर्ट हमसे जुड़ा हुआ है। और ये विलुप्त कैसे हुआ? जब हमको गुलाम बनाया गया, हमारी सारी चीज़ों को छीन लिया गया, तब जा कर के ये मार्शल आर्ट्स भी हमसे छीन गया। बाकी सारी चीज़ों की तरह ये भी हमसे छीन गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो लोग थे वो इसकी ट्रेनिंग करते थे, चुपचाप करते थे। बहुत चालाकी से हमारे लोगों ने, जैसे मार्शल आर्ट्स हम अगर सामने किसी की ट्रेनिंग करेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये कोई युद्ध कला की ट्रेनिंग कर रहा है, ये किसी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। तो हमारे लोगों ने बड़े चालाकी से उसको नृत्य में बदल दिया। अभी मैं एक नाम लूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। चमरौआ नाच हम लोगों के यहाँ बहुत फेमस है। अच्छा, चमरौआ नाच। तो चमरौआ नाच आप लोग जितने भी लोग देखे होंगे, उसमें जो नृत्य करने वाले लोग होते हैं ज़्यादातर लड़के ही होते हैं, और उनका डांस होता है कूदना। वो कूदते हैं 5-5, 6-6 फीट कूदते हैं, लंबी दूरी कूदते हैं, रोलिंग करते हैं, जंप करते हैं, बैक फ्लिप, बैक साल्टो, जो मतलब आज का मार्शल आर्ट्स है वो उसको नृत्य में करते थे। कि जो हमारा दुश्मन है, जो हमको गुलाम बना, उसको ये ना पता चल सके कि हम युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। वो उनको ये लगता था कि भाई हम तो नाच गा रहे हैं। नाचने गाने के फॉर्म में इन्होंने मार्शल आर्ट्स को सीखा, जिसको आज चमरौआ नृत्य कहते हैं। अच्छा। और भी शैलियाँ में मुझे लग रहा है अक्सर ये डांस देखा जाता है, शादियों में देखने को मिलता है। और एक जो सबसे बड़ा उदाहरण कि ये मार्शल आर्ट हमसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी मार्शल आर्ट्स के दम पर 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में हमारे 500 लोगों ने 28,000 की सेना को हराया था। ये वही मार्शल आर्ट्स था, उसी के दम पर हुआ था। तो ये मार्शल आर्ट्स हमारे खून में है, लड़ाई हमारे खून में है, बस उसको थोड़ा सा जिंदा करने की ज़रूरत है। हमने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया? हमने इसको अपने समाज से जोड़ने वही मैं सवाल करना चाह रहा था कि मतलब ये चोट कहाँ से आई आपको कि समाज को? हमने देखा कि जो हमारा वर्ग है वो टीवी देख करके, अखबार पढ़ करके ही जो हमारा युवा सीखता है, समझता है, समाज को जानता है। हमारे समाज में जो हमारे महापुरुष थे, महात्मा थे, उनकी कोई बात कि स्कूल के किसी सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती है, और पढ़ाया जाता है तो उसको बहुत सीमित करके पढ़ाया जाता है, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन उनका काम बहुत व्यापक था। माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, संत गाडगे, इन लोगों ने जो काम किए हैं, उन कामों को अगर वाकई में देश के सामने रख दिया जाए तो मुझे लगता है कि पूरा देश सब कुछ छोड़ करके उनको भगवान मान लेगा। लेकिन वो नहीं रखा जाता, तो वो किसकी जिम्मेदारी फैलाने की? हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम रखा हमने मिशन स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार। तो हमने स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार का नारा दे करके गाँव में हम जाते हैं, और गांव में हम बच्चों के बीच, यानी 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को ले करके काम शुरू करते हैं। 5 साल तक से 15 साल तक के बच्चों को उन्हीं के गांव में ट्रेनिंग कराया जाता है मार्शल आर्ट्स की। तो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में जो बेसिक एक्सरसाइज होती है, शरीर की मोबिलिटी होती है, वो सिखाया जाता है, प्लस सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। और हमारा 1 घंटे का कार्यक्रम होता है। 1 घंटे में 45 मिनट हम शारीरिक ट्रेनिंग देते हैं और 15 मिनट मानसिक ट्रेनिंग। अच्छा। उस 15 मिनट के मानसिक ट्रेनिंग में हम हर दिन बच्चों को कोई ना कोई इतिहास से अवगत कराते हैं, कोई ना कोई बाबा साहब अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फुले या जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके संघर्ष से जुड़ा एक प्रेरक स्टोरी बताते हैं। तो इसके साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास भी होता है। यही कार्यक्रम लेकर के हम लोग गाँव में काम कर रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहूँगा इस पर, और थोड़ा सा आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ये जो इतिहास बताने का कारण है उससे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है, लोगों में जुनून आता है, तो ज़्यादा मेहनत हो पाती है, हमको लगता है, इसलिए ये काम करते हैं। किसी भी काम करने के लिए पीछे मकसद एक होना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो वो हम बताते हैं कि इस रास्ते पर चल करके हम फिर से अपने जो शासक होने का जो टाइटल था, आज़ाद होने की जो टाइटल थी, उसको हम पा सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं। आज़ाद होने से एक बात याद आई, मैं अक्सर इनके सोशल मीडिया पे देखता था, बुद्धा लैंड की मांग। और पूर्वांचल सेना अभी तक के कितना तैयार किया, पहले ये आप हमें बताएं, मतलब कुछ संख्या बच्चों की तैयार। मैं आपको बता दें कि
व्यक्तिगत तौर पर मतलब गैर राजनीतिक संगठन के रूप में सबसे बड़ा संगठन हमारा है। ठीक है। हम जितनी चाहे उतनी यहाँ पर भीड़ कर सकते हैं। हाँ। संसाधन मिलना चाहिए। आप मुझे बसें दे दीजिए, जिस गांव से गई उस गांव से बस भरवा देंगे। अच्छा। इतनी हमारे पास संख्या है। अच्छा। क्योंकि हम जो ट्रेनिंग कराने के 6 महीने के बाद उसी गाँव से 10 कोच पैदा कर देते हैं और फिर वो 10 लोग जाकर के दूसरे गाँव में करा रहे हैं। अच्छा। तो हमारा नेटवर्क बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया है। जो कंपनियों के नेटवर्क आप देखते थे, उन्होंने उसका है जो सोशल वर्क में इस्तेमाल किया। यही बात है क्या? हाँ। और देखिए बुद्धा लैंड की जो बात है, तो बुद्धा लैंड हमारी कोई अपनी मांग नहीं है जी। देखिए बहन जी अपने शासनकाल के दौरान ही उन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव अपनी विधानसभा से पास करा दिया था। ठीक है। उस समय कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस केंद्र में थी, और कांग्रेस ने जो है राज्यों को बांटने का जो काम है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाने का जो काम है, वो सरकार करती, केंद्र सरकार करती है। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं हम करेंगे। भाजपा तब कहती थी कि हम उत्तर प्रदेश का बंटवारा करेंगे। तो भाजपा जब सत्ता में है तो वो भी अपने बात से मुकर गई। लेकिन बहन जी ने यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया था उत्तर प्रदेश के लोगों को कि आप अपने राज्यों को बंटवा लीजिए, क्योंकि राज्य का बंटवारे का जो मसला है वो मसला सीधे सीधे आम आदमी के लोकतंत्र से जो जुड़ा होता है उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि राज्य बंटने के पीछे का मकसद ये था। बहन जी का जब आप कार्यशैली देखिएगा, जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने छोटे छोटे जिलों का निर्माण किया। क्यों किया? एक बड़ा जिला होता है तो उसका डीएम एक होता है जी। समझिए आप बात को। तो जो बहुत गहरी बात है, अगर आप स्किप कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा जी। तो अब मान लीजिए जिले में कोई डीएम हमारा बैठा हुआ है और जिले का विस्तार 50 किलोमीटर तक है, तो डीएम से मिलने के लिए जो 50 किलोमीटर दूर से जो व्यक्ति आएगा उसको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। और दिक्कत कौन से लोगों के पास संसाधन नहीं, कौन से लोगों के पास गाड़ियां नहीं है, वो हमारे लोग हैं। तो हमारे लोगों की पहुंच जिलाधिकारी तक हो सके इसके लिए छोटे छोटे जिलों का निर्माण कराया। अच्छा। जिलाधिकारी कहने का मतलब पूरी प्रशासनिक इकाई, एसपी, डीएम, कलेक्टर जो भी हैं, उन सब से हमारे लोग आराम से मिल करके अपनी बात रख सकें, पीड़ा रख सकें, प्लस रोजगार भी, मतलब जिस हिसाब से नौकरी भी लोगों की बढ़ेगी। जब मुख्यालय बढ़ेंगे, मुख्यालयों की संख्या बढ़ेंगी, जिले छोटे होंगे तो निश्चित तौर पर नई कचहरी बनेगी, नई कलेक्ट्री बनेगी, नया कमिश्नर ऑफिस, डीएम ऑफिस सब बने तो कर्मचारी भी नए होंगे तो संख्या बढ़ेगी। और जो डीएम, मान लीजिए जो डीएम 30 लाख लोगों को डील कर रहा है, उस डीएम पर अगर 5 लाख लोगों का भार रहे तो 5 लाख वाला डीएम 30 लाख से बेहतर काम कर पाएगा, अपने जनता की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने भी राज्यों को छोटा बनाने का प्रस्ताव किया था। आप उनका बाबा साहब के वांग्मय का पहला पढ़िएगा, पहले ही में उन्होंने राज्यों के बंटवारे को लेकर के बातें कही हैं और उन्होंने छोटे राज्यों को की वकालत की है। तो छोटे राज्य का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर 4 नए राज्य बनते हैं तो 4 मुख्यमंत्री होंगे। 4 मुख्यमंत्री होंगे। आज एक मुख्यमंत्री के ऊपर 24 करोड़ लोगों का भार है, ऊपर से वो धर्म भीरू है, वो एक धर्म और जात को लेकर के चलने वाला व्यक्ति है। तो 24 करोड़ लोगों का भार है, ऊपर से उसको अपने जात के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को ही काम करना है। धर्म के लोगों का भी नहीं, उस धर्म के जो अंधभक्त लोग हैं उनके लिए काम करना है। ठीक है। और कुछ चंद ज़्यादा ही संख्या, कुछ ज़्यादा, तो बताइए उस राज्य की स्थिति क्या होगी। आज एक पत्रकार अगर किसी गलती का खुलासा कर दे उसके ऊपर रासुका लग जाए। जैसे गोरखपुर में जो है गैंगस्टर लगा दिया जा रहा है, ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार के आपके साथ भी तो कुछ हम तो कई बार जेल जा चुके हैं, कई बार हो चुके हैं। तो ये पूरी तरीके से 24 करोड़ की आबादी को संभालने में एक मुख्यमंत्री फेल साबित हो रहा है। लेकिन अगर इसको बांट दिया जाएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में 4 राज्य बना दिए, 4 मुख्यमंत्री होंगे। अब मान लीजिए पूर्वांचल जिसको हम लोग बुद्धा लैंड बनाने की मांग कर रहे हैं, इसकी आबादी 8 करोड़ है। तो 8 करोड़ का एक मुख्यमंत्री होगा तो मुझे लगता है कि वो ठीक ढंग से एरिया को जानेगा, समझेगा, लोगों की समस्याएं सुन पाएगा। हाई कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट एक है, 24 करोड़ की आबादी में एक हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, और उसकी एक बेंच लखनऊ में बैठती है। अब सोचिए एक हाई कोर्ट पे कितना वजन है। 30-30, 35-35 साल तक मुकदमे चल रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, और देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। ये बाबा साहब का कहना है। तो न्याय लोगों को जल्दी मिल सके इस नाते ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट हो। अब 4 राज्य बनेंगे तो 4 हाई कोर्ट भी तो होंगे। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप राज्य अपना छोटा करिए ताकि आपकी शासनिक और प्रशासनिक जो इकाइयाँ हैं वो ठीक ढंग से काम कर सके, आम आदमी की पहुंच शासन सत्ता तक आराम से हो सके। तब इसी बात को लेकर के बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 राज्यों के बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इस चीज़ों को नहीं समझते हैं।
बहुजन लीडरशिप किसको मान रही? कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति टूट रही, या कहीं दलित की हत्या हो गई, या कहीं दलित लड़की का शोषण हो गया, वहाँ पहुँच करके फ़ोटो खिंचवा लेना, उसी को नेतागिरी समझते हैं। विजन नहीं देख रहा है कि हमारे पास विजन क्या, हमको क्या करना चाहिए। आज देखिए उत्तर प्रदेश की इतनी हालत ख़राब है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश की, कि यहाँ गाँव से हर घर से लोग दिल्ली मुंबई जा करके काम कर रहे हैं, चेन्नई जाकर के काम कर रहे हैं, बेंगलोर जाके काम कर रहे हैं, और वहाँ जाके पेंट पॉलिश कर रहे हैं, 6x6 के कमरे में रह रहे हैं, मार खा रहे हैं, ट्रेनों में मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, उधर से बीमारी लेकर के आ रहे हैं, जवानी में घर छोड़ दें, अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं, और यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है? मंदिर मिल रहा है केवल। तो ये बीमारी क्यों है? क्योंकि ये डेवलपमेंट है ही नहीं यहाँ पर, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ है ही नहीं यहाँ पर, केवल और केवल फोकसबाजी है, बड़े बड़े घोषणाएँ हैं, मंदिरों का निर्माण है। मंदिरों के निर्माण से कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा? तो वो डेवलपमेंट करने के लिए राज्यों का छोटा होना बहुत ज़रूरी है, अलग सरकार होना बहुत ज़रूरी है, और इसी उद्देश्य के तहत हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। और हम नाम इसका बुद्धालैंड क्यों रखे हुए हैं? हाँ। इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का सबसे बड़ा हिस्सा नेपाल से हमारे पास है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बुद्ध यहीं जन्मे, यहीं उनका परिनिर्वाण हुआ, और जो कह लीजिए कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी एरिया यहीं पर है। यानी बुद्ध का कह लीजिए कि जो जन्म स्थली वो यहीं है, जन्म और मरण स्थली यहाँ, कर्म स्थली बिहार हो सकता है, उससे आगे भी बड़ा हुआ है, और विस्तार तो पूरी दुनिया में हुआ बुद्ध का। तो ये जो जन्म स्थली है, नहीं, जब अनीता अंबानी जाती हैं तो वहाँ कहते हैं हम बुद्ध से आए हैं, बाकी आए, मजबूरी है, क्योंकि गप्पेबाजी और हिस्ट्री में अंतर होता है। हाँ। वो गप्पेबाजी पर उनको ना डोनेशन मिलेगा, न पहचान मिलेगी, न उनका कोई अस्तित्व रह जाएगा जब आप गप्पेबाजी जाके बात करेंगे। हाँ। तो गप्पेबाजी का कैरेक्टर और नाम लेके बोल ही नहीं सकती कि मैं फलाने के देश से आई हूँ। उनको जब भी बात करना हिस्ट्री पर बात करना है। हिस्ट्री की बात आई, ठीक है। तो एक आपकी जो बात थी, आपने कहा कि हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि वो अपने लिए लड़ सकें, कोई भी दिक्कत है खुद कर सकें। अब बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जिस हिसाब से काम कर रही हैं, उसके ऊपर भी कई लोग हैं जो निरंतर वो कह रहे हैं कि हम असल बहुजन काम कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या चंद्रशेखर। मगर चंद्रशेखर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश के युवाओं को बहुत दिमाग लगा करके सोचना चाहिए कौन लीडर। देखिए, एक होता है स्ट्रगल से पैदा हुआ लीडर, और एक होता है एक्सीडेंटली पैदा हुआ लीडर। ठीक है। सबीरपुर की घटना नहीं घटी होती, सबीरपुर नहीं फूंका गया होता, वहाँ दलित नहीं मारे गए होते, तो चंद्रशेखर रावण वहाँ पैदा हुए होते? नहीं। चंद्रशेखर रावण की हिस्ट्री क्या रही है? उनके पिताजी आरएसएस में, उनके चाचा आरएसएस में, आरएसएस में ये भी एबीवीपी के सदस्य रहे हैं। शुरू में जो वीडियो आता था उसमें कलावा बांधे घूमते थे चंद्रशेखर। तो ये हाल ही में हाँ, एबीवीपी से निकल करके ये वहाँ पहुँचे। सबीरपुर में घटना हुई, नाम हर जगह इन्होंने अपना आगे रखा। अब चूंकि नाम के आगे कुछ लोगों ने इन्होंने नहीं जोड़ा, रावण जोड़ दिया, तो उससे थोड़ा सा फेमस हो गए, हाईलाइट हो गए। और सबीरपुर की घटना में इनको बेतहासा मीडिया कवरेज मिला। तो जब आप मीडिया को देखेंगे ना, तो मीडिया जो गोदी मीडिया है, या जो कह लीजिए कि मनु मीडिया है, ये मीडिया ऐसे लोगों को ही कह लीजिए तवज्जो देती है जो मानसिक रूप से मोटे हों, दिमाग से मोटे हो। हमारे यहाँ बम्मड़ कहा जाता है उसको। अच्छा, बम्मड़। हाँ, देखिए मतलब मंद बुद्धि। हाँ। ठीक है। ऐसे लालू जी कहते थे गुड़बक। नहीं, हाँ, नहीं, लालू जी तो सोच समझ करके बहुत उससे बोलते थे, उन लोगों को जो, हाँ, उन लोगों को करते थे वैसे ही। हाँ। तो मीडिया ऐसे ही लोगों को तवज्जो देती है, वो कहीं जा करके फंस जाए। इनका कोई इंटरव्यू देख लीजिए, कोई तार्किक जवाब नहीं दे पाते। भाई, आप बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति कर रहे हो, तो बाबा साहब का मतलब ये है कि आप हाईली इंटेलेक्चुअल हो, जहाँ न बोल पाए वहाँ से आप हट जाइए। बिल्कुल। जो लीडरशिप नहीं कर पा रहे उसको छोड़। जितने आप देखिए बहुजन समाज के बम्मर टाइप के, मंदबुद्धि टाइप के नेता हैं, मीडिया इनको खोज खोज करके माइक घुसाती है, क्योंकि मीडिया को साबित करना है कि इन लोगों का दिमागी स्ट्रक्चर खराब होता है। ठीक है। एक व्यक्ति वो है अठवाले, उनका देखिए कोरोना पर गाना गाने लगेंगे। अब आपको मतलब वो ऐसी व्यक्ति ऐसी अजीब हरकत करेगा कि लोगों को लगता है अरे यार यही दलितों का नेता है। और ये मजाक भी बनाते हैं सदन में, ऐसी तरीके के बातें कह देते हैं, जिसके बाद उसके पीछे मीडिया का मतलब यही है कि हम ऐसे लोगों को प्रेजेंट करें देश के सामने, दलितों के बीच से निकाल करके, कि वो साबित हो जाए कि ये इस तरह के लोग बम्मड़ होते हैं, या उनके मानसिक डेवलपमेंट या किसी स्टडी नहीं रहती किसी को। ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनको मीडिया कभी कोई तवज्जो ही नहीं देती है। आप उठा करके देख ले, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, नेता हैं, प्रोफेसर हैं हमारे सोसाइटी के, जिनको मीडिया कभी दिखाना पसंद नहीं करती है। तो ये जो सबीरपुर में घटना होती है, उस घटना में
एक मतलब दुर्घटना में ये पैदा हुए नेता हैं और इनको अचानक नेम फेम मनी मिलने लगा। सरकार को भी लगा कि इसको आगे करके हम अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। जेल से इनको क्यों छोड़ा गया? जेल से इसीलिए शर्त पर छोड़ा गया कि आप जाइए अपना पार्टी बनाइए, वोट काटिए, बसपा का वोट काटिए। आज चंद्रशेखर की लड़ाई किससे है? तो कितना भाजपा के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं। कहाँ जाते हैं? बसपा के खिलाफ उनको बोलना है। और जो उसके नेता हैं, जो आज भटके हुए लोग हैं, मतलब जो युवा हैं, वो उनका एक ही काम है कि जा करके दलितों की बस्ती में, खास करके चमार बिरादरी की बस्तियों में जा करके बहन जी के खिलाफ लोगों को भड़काना, और कोई विजन ही नहीं है। चंद्रशेखर से रिलेटेड मैंने आपकी अक्सर कई बातें सुनी हैं। मैं यहाँ पे चंद्रशेखर को अब रुकूंगा, क्योंकि अगर चंद्रशेखर के बारे में अगले वीडियो में भी मैं पेश करूँगा धीरेन्द्र भाई को, उनसे निवेदन करूँगा कि वो ऑनलाइन लाइव में करूँ, और आप लोगों के जो सवाल होंगे, जो मनो मीडिया आपको दिखा रही है, तो वो आपके जो सवाल होंगे तो उन पर भी ये उसका जवाब भी देने का काम करें। क्योंकि मैंने सुना है कि पहले ये पूर्वांचल ही आए थे और उन्होंने यहाँ पे लोगों से बात की। मैं बता रहा हूँ कि सबीरपुर की घटना के बाद जब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि योगी के खिलाफ बोला जाए, तो इसी गोरखपुर में योगी का काफिला रोक करके हम लोग, जब वो मुख्यमंत्री नए हुए थे, रोक करके हम लोग योगी का पुतला फूका गया। अब पुतला फूक करके भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर रावण संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कि इनका कहीं से मनोबल न गिरना पड़ा। पहला पुतला पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का हम लोग फूके, काफिला रोक करके फूके। उसके बाद हम लोग जेल गए, लाठी का सब किए, तब जाकर के ये हाईलाइट हुए हैं। हर मुद्दे पर दिल्ली में रैली किया, वहाँ हम लोग पहुँचे सैकड़ों की संख्या में। चंदा इन्होंने जब जब मांगा, चंदा इकट्ठा करके इनको दिया गया। इनका ये कहना, मैं काशीराम बनना चाहता हूँ। अच्छा। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। अभी हाल ही में एक कांचीराम की बात करते हैं, तो कांचीराम ने जो काम किया है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे इस समय हमें और धीरेन्द्र भैया को बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका पुराना इतिहास उन्हें खुद बता रहा है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। और वो बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर चुनाव निशाना साध रहे हैं। ऐसे तमाम चंद्रशेखर हैं, वो समय समय पर आए हैं, वो उन लोगों का इतिहास नहीं समझ पाए, वो उनका कोई इतिहास नहीं है, और वो बहन जी जैसे नेता पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। पूर्वांचल सेना अब आगे कैसे जाएगी, पहले ये बताइए, मतलब अब आगे का क्या रोल है पूर्वांचल सेना का? देखिए, हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हम लोग एक हफ्ते बाद एक नए मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा। और वो मूवमेंट हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी को हम रैली कर रहे हैं और भीम दिवस के अवसर पर रैली कर रहे हैं। वो दिन हमको बहुत अच्छा लगता है अपने समाज को जगाने के लिए, और हम लोग ये बुद्धालैंड राज्य की जो लड़ाई है उसको नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, तो जल्दी उसका घोषणा हो जाएगा। और इसके लिए हमने एक ट्रस्ट का भी गठन किया, बुद्धालैंड फाउंडेशन ट्रस्ट। उसका भी प्रारूप आपको सामने जल्द से जल्द आ जाएगा। अभी जो हम पिछले 7-8 सालों से इन बच्चों में मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे आज 5 साल का था, आज 12 साल का हो गया है, जो 15 साल का हो, 25 साल का हो गया, तो इन सब को ऑर्गेनाइज करके हम एक नए तरीके से काम कर रहे हैं, और जल्द ही रिजल्ट इसका सामने आएगा। आपको बेसब्री से इंतजार रहेगा रिजल्ट का, और उसके बाद 24 के चुनाव का भी देखता है क्या मास्टर प्लान है। आकाश आनंद ने कुछ मास्टर प्लान भी तैयार किए हैं, और बामसेफ में भी कुछ चेंजेस करने की बात कर रहे हैं। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।